दोस्तों नमस्कार। मैं विनोद आनंद आप सबका द गाइड चैनल पर स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम सबको पता है, बिहार इलेक्शन संपन्न हो चुका है और आज 20 नवंबर 2025 को मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है और मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्री और अन्य 24 मंत्री शपथ ले चुके हैं। तो बिहार इलेक्शन के बारे में आज हम बात करने के लिए आए हैं एक बिहार के युवा और फर्स्ट टाइम वोटर युवराज जी से। युवराज जी हमें बताएंगे कि युवाओं के मन में क्या रहा जब ये वोटिंग कर रहे थे, तो क्या सोचा इन्होंने, और बिहार के इलेक्शन में एनडीए को जो 202 आउट ऑफ 243 सीट्स आई हुई हैं, इसके मुख्य क्या कारण रहे, और जो आज मंत्रिमंडल का गठन हुआ है इसमें क्या फैक्टर्स रहे, जिसमें कि जो पिछला मंत्रिमंडल था जिसमें सीएम नीतीश कुमार जी, डिप्टी सीएम 2 डिप्टी सीएम, एक सम्राट चौधरी जी और एक विजय कुमार सिन्हा जी, तो ये क्या देखते हुए इनको पुनः चांस दिया गया कि आप लोग फिर से एक टर्म चलाइए। इन सब मुद्दों पर हम बिहार के युवा और फर्स्ट टाइम वोटर युवराज जी से बातचीत करेंगे। युवराज जी, पहला सवाल आपसे ये है कि आप फर्स्ट टाइम वोटर रहे, आपने वोटिंग से पहले क्या सोचा, और आप हमें थोड़ा सा ये भी इनलाइट करेंगे कि युवाओं के मन में या वहाँ के अन्य और जो वोटर्स थे उनके मन में क्या चलता रहा कि जिसको सोच करके उन लोगों ने वोटिंग किया, क्योंकि यह पूरे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कोई व्यक्ति लगातार 20 सालों से मुख्यमंत्री एक राज्य का बना हुआ है और फिर भी उसको इतनी प्रचंड बहुमत मिल रही है। उसका एक मैजिकल लीडरशिप है। सेंटर का जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन उस व्यक्ति की करिश्मा तो होगी, मुझे ऐसा लगता है कि जो इतना प्रचंड बहुमत लेकर आ रहा है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि युवाओं के मन में क्या रहा और मुख्य इसके क्या कारण रहे? देखिए, युवाओं के मन में जो था वो था ही। मतलब कि अब जैसे कि बहुत सारी पार्टियां आ रही थी युवाओं को भ्रमित करने, बहुत सारा चीज़ का लालच। लेकिन एक होता है कि आप पहले से जिनको देखते आते हैं। तो अगर बात किया जाए तो एजुकेशन के क्षेत्र में, तो ये जो सरकार है अभी, वो हर एक पंचायत में एक +2 स्कूल दे चुकी है बिहार में, जिससे कि वहाँ के स्टूडेंट को कहीं बाहर पंचायत में जाना नहीं पड़ता है, कहीं ट्रैवल नहीं करना पड़ता है, अपना ही पंचायत में आसपास के गांव में उनको शिक्षा मिल रही है। और दूसरा चीज़ है क्या कि जैसे मेरी माता जी हैं, मेरी दादी जी हैं, मेरी चाची जी हैं, तो ये लोग जीविका से जुड़ी हुई हैं। जीविका मिशन के तहत इन लोगों को भी कुछ ना कुछ रोज़गार मिल जा रहा है, कुछ ना कुछ मतलब इनकम का स्रोत मिल जा रहा है जीविका के ज़रिए। तो ये सब देख करके लगा क्या नहीं, वापस से सरकार को लाना चाहिए, मतलब वापस इसी सरकार को लाना चाहिए। अच्छा, मतलब अगर आप दोस्तों अगर बिहार के वोटर्स को देखेंगे तो जितनी टोटल महिला वोटर्स हैं बिहार के पूरे लिस्ट में, उसमें आप पाएंगे कि 3.51 करोड़ टोटल वुमेन वोटर्स हैं। इनमें से 1.34 करोड़ जो महिलाएं हैं वो एसएचजी यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि आजीविका यानी जीविका दीदी मिशन से जुड़ी हुई हैं। हम जैसा कि जानते हैं कि बिहार पूरे देश का एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा वर्कर प्रोड्यूस करता है और सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होता है। तो जो मेल है, मेल तो दूसरे राज्यों में, अन्य राज्यों में काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन महिलाएं मोस्टली वहीं रहती हैं। तो उन महिलाओं को भी अगर कुछ सरकार से सहायता मिल जाती है, वो कुछ अपना रोजगार कर पाती हैं, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो जैसा कि युवराज जी ने कहा कि इनके परिवार के लोग, परिवार की महिलाएं जीविका दीदी मिशन से जुड़ी हुई हैं, तो जीविका दीदी मिशन का कितना इम्पोर्टेंट रोल रहा है भाई साहब इसको और अभी एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इससे पहले एक आपको मैं डेटा बता दूं कि 2020 का जो विधानसभा इलेक्शन हुआ था बिहार का, उसमें सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनकर आई थी, दूसरी बीजेपी और तीसरे नंबर पर चली गई थी जेडीयू। और उस टाइम पर मेल और फीमेल वोटर में जो डिफरेंस था वो 5% का था, 5%। लेकिन जो 2025 का जो वोटिंग हुआ है, इसमें मेल और फीमेल का जो
वोटिंग परसेंटेज में डिफरेंस है वह 9.5 से ज़्यादा है, लगभग 10% का है। तो ये जो देखते हैं हम कि महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और महिलाओं को सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट मिल रहा है वह मिल रहा है जीविका दीदी मिशन के तहत। तो इस पर थोड़ा सा और प्रकाश डालेंगे कि जीविका दीदी मिशन कैसे महिलाओं को एम्पावर कर रहा है या महिलाओं का एम्पावरमेंट हो रहा है, इस पर थोड़ा आप प्रकाश डालेंगे। देखिए, जीविका जब शुरू हुई थी, ये बात है 2013-14 की। उस समय जीविका शुरू हुई थी। तो उस समय महिलाओं को बोला जाता था कि दीदी आप जुड़िए जीविका से, बहुत ज़्यादा फ़ायदा, लेकिन उस समय कोई सीरियस नहीं लेती थी। फिर दर बीते साल बदलते गए। फिर जब सरकार जीविका के पीछे इन्वेस्ट करने लगी तो फिर आसपास के मतलब वहाँ की जो महिला थी उनको पता चला क्या कि नहीं, जुड़ना चाहिए। और अभी देखिए कि आप जीविका में जुड़ने के लिए महिला में अब अफरा तफरी मचा हुआ है कि अब ऑफिस जाती हैं, वहाँ पे घूस भी देने के लिए चाहती हैं कि कैसे भी उनकी एंट्री हो जाए, कैसे भी उनकी लेकिन entry हो ईमानदारी जाए। से काम होता है। लेकिन ईमानदारी से वहाँ पे काम होता है, क्योंकि सब लोग वहाँ पे गांव से एकदम ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं। तो घूस लेना कोई सही समझते नहीं है, क्योंकि सारे लोग वहाँ गरीब ही हैं, गरीबी देखे हुए हैं, तो घूस क्यों लेंगे कोई। और आप जीविका में देखिए तो जितने भी हैं आपको मतलब लगभग 99% आपको गरीब ही मिलेंगे, चाहे वहाँ पे वो जॉब कर रहे हों या फिर जो महिला वहाँ उनका लाभ ले रही हैं। अब देखा जाए तो जीविका एक तौर पे रोजगार भी बहुत ज़्यादा दे रही है, पुरुषों को भी। ऊपर के लेवल पे पुरुष महिला दोनों हैं और ज़मीनी लेवल पे सिर्फ महिला है और कुछ ही पुरुष हैं ज़मीन लेवल पे। और जो जीविका से जुड़ी हुई महिला हैं उनको भी कुछ ना कुछ रोजगार मिल ही जा रहा है। जैसे पशु के लिए मिल जा रहा है, उनको 1200 रुपये महीना आता है। बोलते हैं क्या कि आप पशु का, गांव में जितने भी पशु हैं कैसे उनका संरक्षण किया जा रहा है उस सब पे आप ध्यान दीजिए। फिर जो है हम लोग शहर में बात करते हैं किचन गार्डन का, तो इसलिए करके जीविका में ये भी एक उपक्रम चलाया जा रहा है कि एक उनका लीडर बना दिया जा रहा है कि जीविका दीदी आप इनका लीडर हैं ये किचन गार्डन का। और आप देखेंगे क्या कि कैसे मतलब हर एक घर में कुछ पोषण के लिए कुछ हरी सब्जी जो है उपजाई जा रही है या नहीं। तो ये सब देख करके महिला वोटर जो है महिला वोटर का ज़्यादा झुकाव रहा है नीतीश कुमार के तरफ। जैसा कि युवराज जी ने बताया कि महिलाओं का अधिक झुकाव रहा है नीतीश कुमार जी के ऊपर। इसमें सिर्फ केवल जीविका दीदी की ही महिलाएं नहीं, इसमें स्कूल जाती बच्चियां फर्स्ट टाइम वोटर भी रहे हैं। इसका मेन रीजन क्या है कि नीतीश जी ने महिलाओं को एक सुरक्षा प्रदान किया है, बहुत बड़ी सुरक्षा। स्कूल, जैसा कि इन्होंने पहले ही बताया कि हर एक पंचायत में स्कूल खुल गए हैं, तो अब बेटियां उससे इजीली पढ़ भी पाती हैं। खैर लड़के भी जाते हैं, लेकिन लड़कियों को दूर जाना बड़ा कठिन होता था, थोड़ा प्रॉब्लम होती थी। लेकिन उन्होंने साइकिल दिए, वजीफा दिए और उन्होंने ये स्कूल नज़दीक नज़दीक हर एक पंचायत में खोल दिए। इससे महिलाओं पर बहुत बड़ा एक सकारात्मक असर पड़ा। तो फर्स्ट टाइम जो वुमेन वोटर हैं उन लोगों ने भी नीतीश कुमार को बहुत सपोर्ट किया ही। अच्छा, इसके साथ साथ आपको क्या लगता है कि जैसे कि बिहार में एक नई पार्टी उभर करके आई थी अभी, जन सुराज, और जन सुराज को जो है उन्होंने एक घोषणा किया था, नीतीश कुमार जी ने अपने पिछले टर्म में ही शराबबंदी करी थी, ड्राई स्टेट बिहार को बनाया। उसका महिला वोटरों पे क्या बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा, क्योंकि अभी जैसा कि हम देखते हैं कि जो जन सुराज पार्टी है उसने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम बिहार को ड्राई स्टेट नहीं रहने देंगे, यानी कि हम शराबबंदी को खोल देंगे। तो उससे क्या महिलाओं के बीच क्या संदेश गया, जबकि नीतीश जी ने कहा कि हमारी जो सरकार है वो आती है तो जो ड्राई स्टेट का हमारे पास काम शुरू हुआ है कि हमारे यहाँ शराबबंदी नहीं खुलेगी, मतलब शराबबंदी रहेगी, तो उसका भी महिलाओं में बड़ा असर पड़ा। ऐसा क्या लगता है आपको? देखिए, है क्या कि जैसे पहले हुआ करता था, जब बिहार ड्राई स्टेट घोषित हुआ उससे पहले की बात है कि लोग पी करके आते थे शराब और घर में मतलब कुछ उपद्रव मचाते थे, रोड पे चिल्लाते थे, और इससे जो है शाम को महिला जो बहुत असुरक्षित महसूस करती थी। और घर में बच्चियां भी रहती है, वो भी बड़ा असुरक्षित महसूस करती थी। अब वो बच्चियां बड़ी हो गई है तो वो वोटर भी बन चुकी हैं। तो
प्रशांत किशोर जी जो अपने नई पार्टी लेकर के आए थे, तो महिलाओं को ये चीज़ पसंद नहीं आया क्या कि आप जो है शिक्षा की भी बात करते हैं और बोलते हैं कि दारू भी पियो, तो एक साथ तो हो नहीं सकता है। शिक्षित लोग तो दारू पिएंगे नहीं, इसलिए करके। और बात ये भी है क्या कि अब महिलाओं को जो चीज़ का एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, लत, हाँ, लत जो लग जाती है हाँ, लोगों लत लग जाती है। तो ये लत से महिला लोग बाहर नहीं निकल पाती है, मतलब निकल ही नहीं पाती है। तो बड़ा शांत और बड़ा अच्छा लगता था उन लोग को इन्वायरमेंट जो बिहार का बन चुका है अभी, कि आराम से लोग कमा करके आते हैं और आराम से रात का खाना पीना खाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन पहले ये चीज़ नहीं हुआ करता था। ठीक, जैसा कि युवराज जी ने बताया, तो यहाँ पर साथियों हम जाने कि बिहार में महिला वोटिंग परसेंटेज बढ़ना और महिलाओं का मेजॉरिटी वोट एनडीए के पक्ष में जाना, इसके मुख्य क्या 2-3 कारण रहे। जैसा कि युवराज जी ने बताया, एक तो सबसे पहले जीविका दीदी मिशन, दूसरा जो शराबबंदी है यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, और गांव-गांव में पंचायत पंचायत में स्कूल का खुल जाना, जिससे कि छोटी बच्चियां उस स्कूल में जा पाएँ, उनको शिक्षा मिल पाए, तो उससे उनकी घर की माताएं और हर एक समाज में एक अच्छा इम्पैक्ट गया। जब शराबबंदी हुई तो इससे महिलाएं बहुत सुरक्षित महसूस करी, और लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू नीतीश जी ने बहुत सारी चीज़ें तो ठीक करी ही। इसके साथ साथ पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ परसेप्शन, ऐसा मानते हैं कि पॉलिटिक्स एकदम परसेप्शन का भी गेम होता है। नीतीश जी की जो छवि है पूरे 20 सालों में आप देखेंगे कि उनके ऊपर कोई भी करप्शन का पर्टिकुलर चार्ज उनके ऊपर व्यक्तिगत रूप से नहीं लगा है। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण रहे, जिनमें हम उनको एक और दूसरा ये भी देखते हैं कि उनके ऊपर परिवारवाद का अभी तक कोई भी हस्तक्षेप या कहीं भी कोई आरोप नहीं लगा है। उन्होंने किसी को भी अपने बेटे या अपने भाई या भतीजे किसी को भी पॉलिटिक्स में कहीं कुछ नहीं दिया। लेकिन बट अगर चाहते तो वह एक बार में किसी को भी अभी अपना एमएलए बना देते या एमएलसी बना देते, मंत्री बना देते, चाहते तो केंद्र में भी मंत्री बना देते। लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। और एक और महत्वपूर्ण कारण कि उन्होंने कभी भी कम्युनल जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिटिक्स होती है उनके ऊपर कभी भी नहीं लगा कि उन्होंने हिंदुत्व की पॉलिटिक्स की हो या मुसलमानों की माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स की हो या ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स की हो या जातिवाद की पॉलिटिक्स की हो। ऐसा भी कभी उनके ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगा 20 सालों में। और उन्होंने कभी भी किसी भी कैपिटलिस्ट यानी कि कह सकते हैं कि किसी भी बड़े जो कारपोरेट घराने हैं उनको उन्होंने सह दी हो, या ये कह सकते हैं कि कई सारी पार्टियों पर, कई सारे सरकारों पर कभी कभी लगता है ये आरोप कि उन्होंने उनको बुला करके वहाँ की ज़मीन दे दी हो या गरीबों को उनका फेवर किया हो, गरीबों को अनफेवर किया हो। ऐसा भी कोई आरोप नीतीश कुमार जी पर आज तक नहीं लगा। तो ऐसा है कि लगता है कि नीतीश कुमार जी जैसा एक मर्मज्ञ राजनीतिज्ञ, एक मैजिकल लीडर भारत की राजनीति में दुर्लभ ही मिलेंगे, जिनके ऊपर इतनी सारी खूबियां हों और बहुत सारे अप्स एंड डाउन के बावजूद भी सत्ता में इतने मेजोरिटी से आते हैं और उसी जोश के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। अब हम थोड़ी देर 5 मिनट मुश्किल से बात करेंगे हम लोग की जो नई जो है सरकार बनी है, उस नई सरकार में 27 मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को इंक्लूड करते हुए अब डिप्टी सीएम को आज शपथ लिया है। उसमें नीतीश कुमार जी सीएम बने हैं, सम्राट चौधरी जी जो कि डिप्टी सीएम बने हैं, और विजय कुमार सिन्हा जी भी डिप्टी सीएम बने हैं। इसके साथ और 24 लोगों ने भी शपथ लिया है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि हम देखते हैं मोस्टली तो जो सबसे पावरफुल जो 3 पोस्ट हैं सरकार की वो तीनों सेम ही रिपीट हुई हैं। तो इसका क्या हम मुख्य कारण ये मान सकते हैं कि पिछली जो सरकार थी उसका परफॉर्मेंस ठीक रहा, और इसमें कास्ट का जो भी एंगल रहा वह भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि, और ये दोनों जो डिप्टी सीएम बने हैं यह जो है बीजेपी की ओर से बने हैं। तो बीजेपी ने एक जगह जहां अपर कास्ट को साधा है विजय कुमार सिन्हा जी के थ्रू जो कि भूमिहार बिरादरी से आते हैं, और दूसरे जो कि सम्राट चौधरी जी हैं जो कि वहाँ पर कुर्मी कुशवाहा बिरादरी से आते हैं, जो ओबीसी की सबसे एक डोमिनेंट कास्ट है वहाँ पर, जो सब बहुत अच्छा उनका वोट बैंक भी है। तो उनको भी ध्यान में रखते हुए
जो पूरी बीजेपी का जो मैनेजमेंट है, या ये कह सकते हैं कि विजनरी लीडरशिप है, इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए जो सरकार ने वहाँ पर गठन किया है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार का गठन किया गया है। ठीक है जी। इसमें और कुछ आप इंक्लूड करना चाहेंगे कि क्या अभी जो 5 सालों में जो आने वाला 5 साल है, इसमें युवाओं को क्या उम्मीदें हैं? हाँ, अगले 5 साल में युवाओं को उम्मीद ये है क्या कि अब ये तो सच्चाई है क्या कि बिहार से लोग बाहर जाते ही हैं, माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन होता है। लेकिन सबसे बड़ा उम्मीद है क्या कि सबसे पहला कि रोजगार चाहिए, और दूसरा कि बिहार में फैक्ट्री का कुछ सेटअप होना चाहिए, ताकि जो लेबर मजदूर कैटेगरी के लोग हैं वो बाहर माइग्रेट नहीं कर सकें, घर में गांव में रहें, अच्छा से रहें, सुखी से रहें, और बाहर का मतलब धक्का खाना ना पड़े, जैसे कि दिल्ली मुंबई चेन्नई करते हैं वो ना करना पड़े। और अगर नौकरी का बात किया जाए तो अगर ये तो मुमकिन नहीं है कि हर परिवार में आपको सरकारी नौकरी मिल जाए, ये मुमकिन लेकिन नहीं। काफ़ी हद तक सरकार प्रयास करे तो बहुत सारी चीज़ें ठीक कर हाँ। सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि एक युवा ने बताया कि युवाओं की क्या उम्मीदें हैं, और ये उम्मीदें ही सरकार को कर्तव्यनिष्ठ या जनता के प्रति उत्तरदायित्व बनाती हैं। इधर सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी रहना है, रिस्पॉन्सिबल रहना है। रोजगार का एक सबसे बड़ा मुद्दा है पूरे देश के लिए, और उम्मीद है कि बिहार की जो सरकार है माइग्रेशन पर एक बहुत अच्छी पॉलिसी लेकर के आएगी, युवाओं के बीच और बिहार की पब्लिक के बीच बहुत अच्छा संदेश देगी इससे। क्योंकि बिहार का जो इतिहास रहा है, मगध साम्राज्य हो या उससे पहले के भी साम्राज्य रहे हों, पूरे देश पर शासन किया जिन्होंने, भारत को अखंड बनाने वाले मौर्य साम्राज्य के लोगों ने जो भारत को बनाया, गुप्ता साम्राज्य जो कि गोल्डन इरा हिस्ट्री कहते हैं, उसमें उन्होंने जो काम किया, ये सब बिहार से आने वाले साम्राज्य थे, उसको पुनः स्थापित करने में ये सरकार प्रयास करेगी और युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देगी। इन्हीं सब उम्मीदों के साथ इस चैनल की ओर से, हमारी ओर से, युवराज्य की ओर से, और इस पूरे टीम जो अपनी द गाइड जो चैनल है, जो ये प्लेटफॉर्म है, इसकी ओर से सरकार को शुभकामनाएं हैं कि बहुत बेहतरीन कार्य करे। और जो अपोजिशन है, अपोजिशन भी अपनी मजबूती के साथ अपने मुद्दों को उठाता रहे, क्योंकि लोकतंत्र तभी जिंदा है जब लोकतंत्र में आवाज़ें उठती रहें, ताकि तानाशाही न आ पाए। तो जितनी सरकार की जिम्मेदारियां हैं, उसी प्रकार से अपोजिशन की भी उतनी ही जिम्मेदारियां हैं। एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन सरकार को जनता के प्रति हमेशा रिस्पॉन्सिबल बनाए रखता है। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।